साथियों नमस्कार। हरियाणा ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल पर मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन में सबसे पहला केस है कि एक्चुअल में ये एयर होती क्या चीज़ है। जो आपने ये वर्ड यूज किया एयर, विंड या फिर ब्रीज, एयर, विंड या जो ब्रीज होते क्या चीज़ है, तो इनमें कुछ ना कुछ अंतर भी है। एयर जो है ये प्योर होती है, वायु शुद्ध होती है। जब ये वायु अशुद्ध हो जाती है तो इसको बोला जाता है विंड। जब वायु अशुद्ध हो जाती है तब इसको बोला जाता है विंड, ठीक है, इम्प्योर हो जाती है। और ब्रीज क्या होती है? ब्रीज होती है जो बहती है। हम एक्चुअली बोल देते हैं हवा चल रही है, नॉर्मली हम यूज करते हैं हवा चल रही है, लेकिन ध्यान रखना कभी हवा नहीं चलती है। क्या होता है वहाँ पे होती है ब्रीज। ब्रीज क्या करती है? बहती है। तो एयर और इसके अंदर विंड के अंदर अंतर क्या है कि प्योर है तो वायु है, और अगर अशुद्ध है तो वो आपके पास क्या है? हवा है। पेपर में कभी नॉर्मल सा क्वेश्चन आया था कि प्रदूषित वायु को क्या कहते हैं? प्रदूषित वायु को हवा कहते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या हैं जी? पर्यायवाची हैं। हिंदी में हम ऐसा देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इनमें ये इस टाइप का अंतर है, ये ध्यान रखें। एयर है तो प्योर है, और विंड है तो वो क्या है? इम्प्योर है, अशुद्ध होती है। अब प्योर एयर में क्या क्या होता है? प्योर एयर के अंदर नाइट्रोजन होती है जी। नाइट्रोजन कितनी है? 78.08%, हम अप्रोक्सीमेट 78% बोल देते हैं। ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.96%, CO2 0.03% होती है। अब एयर पोल्यूशन किसको बोलेंगे? इनमें से किसी की भी मात्रा कम हो जाए, इनमें से किसी की भी मात्रा कम हो जाए या फिर किसी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, इनमें से किसी की अमाउंट कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, या किसी और पार्टिकल का मेल हो जाए, तो हम इसको एयर पोल्यूशन बोल देंगे। ये जो अमाउंट दी हुई है, इसमें से किसी की मात्रा कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए या किसी और का मेल हो जाए, तो हम इसको एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। ये सांस लेने के लिए आवश्यक है। अब मान लीजिए कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो अच्छी बात है, सांस अच्छे से आएगा लोगों को। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगी तो CO2 की मात्रा कम हो जाएगी, CO2 की मात्रा कम हो जाएगी। और CO2 पेड़ पौधों को चाहिए किस पर्पज के लिए? भोजन बनाने के लिए। CO2 कम हो गई। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो ये किस गैस का यूज करते हैं? CO2 का यूज करते हैं। अब CO2 कम हो गई है तो भोजन नहीं बन पाएगा। सांस तो आएगा लेकिन भोजन नहीं बन पाएगा। तो मीन्स जिसकी अमाउंट जितनी चाहिए उसी रेशो में रहनी चाहिए। कम हुई या ज़्यादा हुई या फिर किसी और का मेल हो जाएगा तो इसको हम एयर पोल्यूशन बोल देंगे। जैसे कि पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास क्या बनते हैं? कहते हैं कि वायु में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता हो जाती है तो क्या होगा? या ये कह लीजिए कि दम घुटना व मृत्यु किसकी अधिकता से होता है? तो ये वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों होता है जी ऐसा? कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से दम घुटना और मृत्यु क्यों होता है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज में कई बार आता है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से इतने व्यक्तियों की मौत हो गई। लेकिन क्यों हो गई? हम सांस लेते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन, उस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की भी अधिकता है, ठीक है, कोल जलाने से हो गई, कोयला जलाने से अधिकता हो गई है। तो उस वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है। जब हम सांस लेते हैं तो ये दोनों गैसेज हमारे शरीर के अंदर चली जाती हैं। शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन क्या काम आता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया? ध्यान दें, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव है। मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी मिक्स हो जाती है और एक पॉइजन बना देती है जिसका नाम है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ध्यान दीजिए, ये कहता है कि दम घुटना व मृत्यु किस पॉइजन की अधिकता से होता है? तो वो पॉइजन कौन सा बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनने की वजह से क्या हुआ? दम घुटना और मृत्यु हो जाती है। सेकंड केस है कि एयर में अगर कार्बन की अधिकता हो जाती है तो होगा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है जी? अब
अगर कार्बन की अधिकता है तो कार्बन लास्ट में हमारे फेफड़ों में जाके इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा, और ना तो ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी, ना ही CO2 बाहर प्रॉपर छोड़ पाएंगे। कार्बन जो है ये फेफड़ों में जम जाएगा। कार्बन का फेफड़ों में जम जाना वो एक डिजीज बनाता है, क्या है जी? ब्रोंकाइटिस। तो आप ये कह लीजिए कि ब्रोंकाइटिस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। एक और क्वेश्चन बनाता है कि ब्रोंकाइटिस में प्रॉब्लम क्या आएगी? ब्रोंकाइटिस में व्यक्ति ना तो ढंग से सांस ले पाएगा, ना ही ढंग से सांस छोड़ पाता है। ऐसे कैंडिडेट आपने देखे होंगे, सांस लेने के लिए अक्सर मुंह खोल के बैठे रहते हैं। ऑक्सीजन भी मुंह के द्वारा सप्लाई होगी और CO2 भी मुंह के द्वारा ही बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। मुंह से ऑक्सीजन लेंगे, मुंह से ही CO2 बाहर आती है, वो सांस ढंग से नहीं ले पाते हैं, तो फेफड़ों की बीमारी है ब्रोंकाइटिस। और वायु में शीशे की अधिकता हो जाती है। क्वेश्चन बनाया कि वायु में शीशे की अधिकता से कौन सी बीमारी है? तो आंसर है जी अस्थमा, दमा। वायु के अंदर सल्फर की अधिकता से कौन सा रोग? तब भी आंसर क्या है जी? दमा। अब शीशे की अधिकता वायु में हुई कैसे? जब किसी वाहन के अंदर फ्यूल डाला जाता है, हम वाहन में फ्यूल डालते हैं पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल के अंदर शीशे की मिलावट की जाती है। ध्यान देना, पेट्रोल और डीजल के अंदर शीशे की मिलावट की जाती है। शीशे के छोटे छोटे कण पेट्रोल डीजल के अंदर मिला दिए जाते हैं ताकि गाड़ी का इंजन आवाज़ ना करे। मतलब किस पर्पज के लिए मिलाते हैं? अपविस्फोटन रोधी। हमसे पूछा गया कि एंटी नॉकिंग एजेंट या अपविस्फोटन रोधी के रूप में किसकी मिलावट की जाती है? तो शीशे की मिलावट की जाती है। जब उस वाहन से धुआं निकलता है तो उस धुएं के अंदर शीशा होता है। जब कैंडिडेट इस धुएं में सांस लेंगे तो उनके अंदर शीशा चला जाएगा और एक बीमारी बन जाती है अस्थमा या दमा। ये भी हमारी फेफड़ों की बीमारी होती है। और वायु के अंदर सल्फर की अधिकता कैसे होगी? जब किसी फसल का वेस्ट जलाया जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है धान के वेस्ट में, जब धान का वेस्ट जलाया जाता है तो वातावरण में सल्फर की अधिकता हो जाती है। उस धुएं में जब कैंडिडेट सांस लेता है, सल्फर की अधिकता होने की वजह से सांस की बीमारी मीन्स क्या है? दमा रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट है जी एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा क्या होता है जी? क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके पास? एसिड रेन के लिए जिम्मेवार तत्व कौन कौन से हैं? रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स, तो वो दो कंपोनेंट हैं, सल्फर और नाइट्रोजन। वायु में सल्फर और नाइट्रोजन की अधिकता है तो एसिड रेन हो सकती है। वो कहता है कि एसिड रेन के लिए जिम्मेवार यौगिक कौन कौन से हैं, कंपाउंड कौन कौन से जिम्मेवार हैं? तो आंसर जाएगा सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। एसिड रेन के लिए जिम्मेवार एसिड कौन कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ध्यान दीजिए। फिर ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कौन सा है? सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तत्व कौन सा है? सल्फर। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कंपाउंड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा जिम्मेवार एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। कंपाउंड कौन सा है? सल्फर ऑक्साइड्स। कंपाउंड पूछे तो सल्फर ऑक्साइड्स, एसिड पूछे तो सल्फ्यूरिक, और तत्व पूछे तो सल्फर। या ये कह लीजिए कि प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा है? प्राथमिक तत्व। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार प्राथमिक तत्व तो वो है सल्फर। द्वितीय तत्व कौन सा है? द्वितीय तत्व है जी नाइट्रोजन। प्राइमरी कौन सा है? सल्फर। सेकेंडरी कौन सा है? नाइट्रोजन। सेम केस प्राइमरी एसिड जिम्मेवार कौन सा है जी? सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंडरी कौन सा है जी? नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान दीजिए ये होती क्या है, एसिड रेन चीज क्या है, कैसे होती है। किसी भी उद्योग से, किसी भी इंडस्ट्री से जब धुआं निकलता है, किसी भी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है तो उस धुएं के अंदर सबसे ज़्यादा उसमें सल्फर होती है। धुएं में सबसे ज़्यादा क्या है? सल्फर है। सेकंड नंबर पे उसमें क्या है जी? नाइट्रोजन है। सल्फर और नाइट्रोजन एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। एयर में मतलब क्या? ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाते हैं। किसी उद्योग से धुआं निकला, उसमें सल्फर और उसमें क्या है? नाइट्रोजन। ये ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो गए। ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना दिया। फिर कभी बारिश आ गई, बारिश में क्या है जी? पानी है। जब ये ऑक्साइड्स पानी के साथ मिल जाएंगे, सल्फर ऑक्साइड्स पानी से मिलेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब पानी से मिलेंगे तो नाइट्रिक एसिड बना देंगे।
और ये एसिड बारिश के साथ नीचे आते हैं और हम इसको बोल देते हैं एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से होता क्या है, साइड इफेक्ट क्या क्या है? इसकी वजह से मार्बल के ऊपर येलो लेयर बनने लग जाती है, इसकी वजह से लीफ फॉल होता है, पतझड़ होता है, और एसिड रेन के कारण स्किन डिजीज हो जाते हैं, ठीक है, त्वचा के रोग हो जाते हैं, ठीक है। ये 2-3 इसके साइड इफेक्ट पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन बनाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैसेज कौन कौन सी हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। कार्बन गैस नहीं है, कार्बन एक सॉलिड पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठोस पदार्थ है। कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग भू ऊष्मीय प्रभाव के लिए ठोस पदार्थ कौन सा जिम्मेवार है, कार्बन। गैस कौन कौन सी जिम्मेवार है, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। लिक्विड गैस कौन सी जिम्मेवार है, तो आंसर जाएगा ब्रोमीन। ध्यान देना क्वेश्चन कैसे बदलता है। सॉलिड पार्टिकल कौन सा जिम्मेवार है, कार्बन। लिक्विड गैस कौन सी जिम्मेवार है, ब्रोमीन। कौन कौन सी गैसेज जिम्मेवार हैं, तो आंसर जा रहा है क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन सी गैस है, क्लोरीन। सेकेंडरी गैस कौन सी जिम्मेवार है, फ्लोरीन। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। मीन्स ये गैसेज आई कहाँ से, ध्यान दीजिए, ये गैसेज आई कहाँ से, कैसे हुआ ग्लोबल वार्मिंग। सभी घरों में लगभग देखा जाता है फ्रिज, कूलर और एसी। फ्रिज और कूलर तो नॉर्मल सी बात है, सभी में है। आजकल एसी भी कॉमन सा हो चुका है। फ्रिज और कूलर के अंदर कूलिंग एजेंट के रूप में किसकी मिलावट की जाती है, क्लोरीन की। क्वेश्चन बनाता है कूलिंग एजेंट ठंडक के रूप में। आपने देखा होगा फ्रिज का जब हम गेट खोलते, दरवाजा खोलते हैं तो कैसी हवा आएगी, ठंडी हवा आती है। कूलर भी क्या करता है, ठंडी हवा फेंकता है, बैक साइड हीट फेंकते हैं। दोनों के दोनों बैक साइड हीट फेंकते हैं। तो इनमें कौन सी गैस यूज की जाती है, क्लोरीन गैस यूज की जाती है। फ्रिज, कूलर और एसी में कूलिंग एजेंट के रूप में कौन सी गैस की मिलावट की जाती है, ध्यान दीजिए। फ्रिज, कूलर और एसी में कूलिंग एजेंट या ठंडक के रूप में कौन सी गैस की मिलावट की जाती है, क्लोरीन की। ठीक है जी। तो मीन्स एक्सेस हो जाएगी वातावरण में। इसके अलावा और कैसे बनेगी अधिकता। फ्रिज के अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, फ्रिज के अंदर हम पढ़ते हैं फ्रियोन, ठीक है। फ्रिज में हमें पढ़ाई जाती है फ्रियोन गैस। फ्रियोन गैस किस फॉर्म में यूज की जाती है, लिक्विड फॉर्म में। फ्रियोन लिक्विड फॉर्म में यूज की जाएगी, फ्रियोन तरल अवस्था में यूज की जाती है। एक और क्वेश्चन बनाता है कि कंटेनर किस धातु का बना होता है। फ्रियोन का कंटेनर किस धातु का बना हुआ है, तो फ्रियोन का कंटेनर जिंक धातु का बना होता है। फिर कहता है कि फ्रियोन कौन कौन सी गैसों का मेल है, फ्रियोन कौन कौन सी गैसों का मेल है। ध्यान दीजिए दोबारा से, आप स्टार्टिंग से पढ़ के आते हो फ्रियोन या CFC, फ्रियोन या CFC। फ्रिज में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, फ्रियोन या CFC। वहां पे आप क्या जी गलत हो। फ्रियोन किस किस का मेल है, CFC और CBC का। फ्रियोन या CFC नहीं होता, फ्रियोन CFC और CBC का मेल है। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CBC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोब्रोमोकार्बन। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CBC क्या है, क्लोरोब्रोमोकार्बन। इन गैसों का यूज किया जाता है। तो इन सभी की वजह से वातावरण में किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे हो जाती है फ्लोरीन की मात्रा, तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, और नेक्स्ट क्या है जी, कार्बन है। ये चारों ही तत्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं। वातावरण में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वातावरण का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो तापमान का बढ़ जाना वो क्या है जी, ऊष्मा क्रिएट कर देता है। हम इसको बोल देते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तापमान भी बढ़ेगा, ऊष्मा भी बढ़ेगी, इसको हम बोल देंगे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर होते हैं पानी के पहाड़, बर्फ़ के पहाड़, ठीक है। तो क्या हुआ, ग्लेशियर मेल्ट होने लगते हैं। इसकी वजह से लीफ फॉल हो जाते हैं, ठीक है। ग्लेशियर मेल्ट हो जाते हैं, लीफ फॉल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि लीफ के अंदर वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाता है, इवेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाता है। तो मीन्स क्या है कि वाष्प बन के ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से लीफ फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार गैस क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और कार्बन। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। कहते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन कौन सी गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब ये है
कि पृथ्वी के आसपास का तापमान बढ़ जाना। पृथ्वी के आसपास का तापमान बढ़ जाना, पृथ्वी के आसपास का तापमान बढ़ने के लिए जिम्मेवार है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंडरी कौन सी है? मीथेन। ठीक है, कंपैरेटिव क्वेश्चन करना हमेशा जब भी करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब भी करते हो कंपैरेटिव अध्ययन किया करो कि पता नहीं वो क्या चीज़ पूछ के बैठ जाता है। आप एक चीज़ याद करके जाते हो, उसने उस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देना होता है, फिर आप कहते हो हाँ ये तो ठीक है, तो यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेज होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से पृथ्वी के आसपास का तापमान बढ़ जाता है। कौन कौन सी गैस जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, नेक्स्ट वीडियो मंडे आएगी, और मंडे उस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यू करेंगे साइंस के। एक छोटा सा क्या है, ट्रेलर है वो, कुछ एमसीक्यू करेंगे कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कैसे होती है। ट्यूसडे को लगभग 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू स्लाइड आपके आगे आएंगी ट्यूसडे को। मंडे कुछ स्लाइड हम करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स कीजिए।